नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर से गड़ी मुरैना में। आज आपके लिए बायोलॉजी का टॉपिक लेकर आए हैं टिश्यूज, यानी कि ऊतक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि ऊतक से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम्स में बनते हैं। कल हमने इससे पहले यानी कि टॉपिक लिया था हमने कोशिका, यानी उसको डिस्कस किया था। आज हम ऊतक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है कि आखिर ये ऊतक होते क्या हैं। तो देखिए, ऊतक की डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है, यानी कि बनाएंगे तो ऊतक यानी ये कहते हैं समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं हम? ऊतक कहते हैं। क्या डेफिनेशन बनी हमारी यहाँ पर? समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आया कि ऊतक की जिस शाखा होती है, देखिए हर चीज के लिए अलग अलग, देखिए जैसे बायोलॉजी काफी बड़ी हो जाती है तो उसको हम एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, तो क्या किया गया है कि हर चीज को लेकर के लिए एक अलग अलग ब्रांच या शाखाएं बना दी गई। तो इसके नाम से ही हम स्पष्ट कर सकते हैं, यानी कि जिस शाखा के अंतर्गत ऊतकी लिखा जाएगा, जिस शाखा के अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है उसे ऊतकी या इंग्लिश में बोले तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो उसे ऊतकी यानी कि हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो ये तो हो गई शाखा की बात। क्या कहते हैं इसको? ऊतकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसके बाद दूसरा शब्द आता है आपका कि ऊतकी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऊतकी जो शब्द है, ये शब्द दिया था, ऊतकी शब्द एक वैज्ञानिक थे, बिचट। क्या नाम था इनका? बिचट। बिचट ने जो है क्या दिया था? ऊतकी शब्द जो दिया था, ये बिचट के द्वारा दिया गया। इन्होंने ये शब्द दिया था। शाखा का निर्माण किसने करवाया, यानी कि शाखा किसने बनाई? तो जो हिस्टोलॉजी जो शाखा है, हिस्टोलॉजी जो शाखा का जो निर्माण है, यानी कि शाखा किसने बनवाई? तो ये शाखा बनाई थी आपकी मार्सेलो मेलपी। इनके द्वारा जो है ये शाखा का निर्माण किया। तो क्वेश्चन देखिए, सारे पॉइंट हमको अलग अलग डिस्कस करने। ऊतकी जो शब्द है ये बिचट ने दिया था। हिस्टोलॉजी जो शाखा है, ये मार्सेलो मेलपी के द्वारा जो है इसका निर्माण, इस शाखा को बनाया गया था। इसके बाद अब यहाँ से हमने ये ऊतक के बारे में डिस्कस किया। अब हम ये ऊतक के बाद अब हम इनके प्रकार यानी कि इनके टाइप को डिस्कस करेंगे। तो ऊतक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार कौन से हम उनको डिस्कस करें। तो पहला ऊतक बन जाता है अस्थायी ऊतक। अब देखिए, जो चीज अस्थायी है यानी कि स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं, फिक्स नहीं है, तो यानी कि टेम्परेरी है, तो वो कैसी होगी? जो चीज स्थिर नहीं है यानी कि वो चीज अपने आप में चेंज होती रहेंगी। तो अब यहाँ पर ऊतक में क्या चेंजेस आएंगे? तो ऊतक में चेंजेस ये आएंगे कि इनका विभाजन होता रहता है। तो इस हिसाब से इसका एक दूसरा नाम भी बन जाता है विभाज्योतकी। ठीक है, नंबर 1 क्या हो गया? अस्थायी ऊतक या विभाज्योतकी ऊतक। नंबर दूसरा कौन सा हो जाएंगे? अस्थायी थे तो दूसरे कौन से हो जाएंगे? स्थायी ऊतक। दूसरे आपके स्थायी ऊतक हो जाए। आप चाहो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम इसके आगे का डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो इसके आगे हम इनको डिस्कस करते हैं, इनके जो टाइप लिखे हमने। तो अब पहले हेडिंग डालते हैं हम इसमें, अस्थायी ऊतक या विभाज्य ऊतक। कौन से ले लेते हैं हम? अस्थायी ऊतक। और दूसरा नाम हम देख ही चुके हैं, अस्थायी ऊतक कौन से हो जाते हैं? विभाज्योतकी ऊतक। अब देखिए इनकी डेफिनेशंस क्या बनेगी। जो अभी आपको समझाया बिल्कुल वही सेम इसकी डेफिनेशन है। ऐसे ऊतक जिनका समय समय पर यानी जिनका विभाजन होता रहता है। तो कौन अस्थायी ऊतक कौन से होते हैं? ऐसे ऊतक जिनका विभाजन होता रहता है, यानी कि जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, वो कौन से ऊतक कहलाते हैं? वो आपके अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये जो होते हैं अस्थायी ऊतकों को इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि इसके भी कितने टाइप कर दिए गए, तो अस्थायी ऊतक जो है इसके भी 3 प्रकार कर दिए गए।
चलो उनको डिस्कस करते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार हैं। नंबर 1, पहला प्रकार बन जाएगा शीर्षस्थ। शीर्षस्थ नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा ये तो आपको कि ये शीर्षस्थ क्या होता है। शीर्ष यानी कि किसकी बात की जाए, टॉप की ले लो। तो यहाँ पर शीर्ष में यानी कि टॉप। देखिए कोई भी चीज बनाई हमने वस्तु, अगर आपको इस तरफ देखते हो तो ये आपका शीर्ष हो गया, अगर इसको ऐसे घुमा के देखते हो तो ये भी तो शीर्ष हो गया, यानी कि दोनों ही शीर्ष हो गए। तो हम यहाँ से बिल्कुल समझ चुके हैं यानी कि जिस जैसे ये पौधों के यानी कि ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में, यानी कि दोनों शीर्षों पर जो इसमें जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है, वो आपकी शीर्षस्थ ऊतक के का। शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक, इसका पूरा देखिए उसका प्रकार है। तो शीर्षस्थ विभाज्योतकी, विभाज्योतकी, तो इसके कारण जो है कहां पर वृद्धि होती है आपकी, तो इसके कारण जो है शीर्षों में वृद्धि होती है। यहाँ पर हम चाहे तो इसके बारे में लिख सकते हैं, शीर्षों में वृद्धि होती है इसके द्वारा। चलो इतना हमने डिस्कस किया। इसके बाद इसके साथ ही इसमें हम अब दूसरा पॉइंट, और इसका क्या काम होता है, शीर्षों में वृद्धि होती है और इससे जो होता है, इससे जो नए ऊतक होते हैं उन ऊतकों का जो निर्माण इससे ही होता है। नए ऊतकों का निर्माण जो है आपका शीर्षस्थ इस ऊतक के द्वारा जो है किया जाता है। तो ये आपका शीर्षस्थ हेडिंग हो गई, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम उसके आगे अगली हेडिंग देखते हैं। तो अब हम हेडिंग नंबर दूसरी शीर्षस्थ के साथ अब हम दूसरी हेडिंग इसकी ले लेते हैं पार्श्वस्थ। कौन सी ले लेते हैं, पार्श्वस्थ। दूसरी हेडिंग हम इसकी पार्श्वस्थ ले लेते हैं। अब ये पार्श्वस्थ में कैसे होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो पार्श्वस्थ होती है यानी कि जो शीर्ष में वृद्धि है, शीर्षस्थ में जो है हम शीर्षस्थ जो है, देखिए तो हम कौन सा डिस्कस कर रहे थे, पार्श्वस्थ विभाज्योतकी ऊतक, विभाज्योतकी ऊतक। इसमें क्या होता है, तो जो पौधे का देखिए पार्श्वस्थ विभाज्योतकी ऊतक, तो इसमें देखिए शीर्ष भागों में वृद्धि तो शीर्षस्थों में हो गई। यहाँ पर क्या होता है, पौधे के पार्श्व भागों में, पौधे के पार्श्व भागों में जो वृद्धि होती है आपकी, भागों में वृद्धि, ये किसके कारण होती है, ये होती है आपकी पार्श्वस्थ विभाज्योतकी ऊतक के कारण होती है। अगला पॉइंट डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है, नए ऊतकों का निर्माण होता है। क्या होता है इसमें, नए ऊतकों का जो निर्माण है, और नए ऊतकों का निर्माण नहीं, यहाँ पर संवहनी ऊतकों का निर्माण है। संवहनी ऊतकों का जो निर्माण है, संवहनी ऊतकों का निर्माण ये कहाँ होता है, तो ये संवहनी ऊतकों का जो निर्माण है ये पार्श्वस्थ विभाज्योतकी ऊतक के द्वारा ही होता है। संवहनी ऊतक का कार्य क्या होता है कि जो जल एवं भोजन इन दोनों का जो है संवहन जो करना, ये किसका कार्य होता है, संवहनी ऊतक, जो हम आगे इसके आगे अगली हेडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही ये जो इसका और ये पार्श्वस्थ के बाद अगली हेडिंग हम इसके बाद अगली हेडिंग देखते हैं। तो अगली हेडिंग देखते हैं हम तीसरे नंबर की। तो यहाँ तीसरे नंबर की जो हेडिंग बनेगी हमारी अंतर्वेशी। तो अंतर्वेशी या अंतःवेष्टि भी कह देते हैं इसको, अंतर्वेशी विभाज्योतकी ऊतक, ये अपनी तीसरी हेडिंग। इसमें क्या होता है, जो अंतर्वेशी विभाज्योतकी ऊतक जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले तो ये आपके पाए जाते हैं जो पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों के जो दोनों ओर जो पत्तियों के पर्व, पत्तियों के दोनों ओर पर्वों पर ये स्थित होते हैं, पर्वों पर स्थित होते हैं, पत्तियों के पर्वों पर स्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट अगर बोलना चाहे तो ये कहाँ पाए जाते हैं, स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक के बीच बीच में ये पाए जाते हैं, स्थायी ऊतक के बीच बीच में ये पाए जाते हैं, बीच बीच में ये पाए जाते हैं। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर दूसरी चीज बनती है कि जो अंतर्वेशी विभाज्योतकी ऊतक होते हैं ये क्या करते हैं, अपने
ये पूरी तरह से जब विभाजन की क्षमता इनमें समाप्त हो जाती है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, विभाज्य ऊतक। जब देखिए किसी भी चीज़ की, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब इनकी विभाजन की जो प्रक्रिया यानी कि इनकी जो क्षमता होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, तो ये अंतिम भाग होता है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक का। यहाँ जब इसकी पूरी तरह से विभाजन की क्षमता खत्म हो जाएगी, जब उसके आगे विभाजन होना ही बंद हो जाएगा, तो वो कैसे हो जाएंगे, स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बना हमारा अगला पॉइंट, ये ऊतक अंत में स्थायी ऊतक, इसमें स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी जो है विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, इसलिए यही जो आपके स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम अगला डिस्कस करते हैं। तो दूसरी हेडिंग अपनी देखते हैं हम। अभी हमने क्या देखा था, अस्थायी ऊतक, दूसरे हैं आपके स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक इनका निर्माण किससे हुआ, तो अभी हम डिस्कस करके आए कि जो विभाज्योतक ऊतक यानी जो अस्थायी ऊतक थे उनके परिणाम स्वरूप यानी उनसे जो है स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। तो अगर हम इनको डिस्कस करें तो इनका निर्माण अस्थायी ऊतकों से होता है। इनका निर्माण किससे होता है, अस्थायी ऊतकों से होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि अस्थायी ऊतकों से हुआ, यानी कि जब अस्थायी ऊतक थे उनकी जो विभाजन की क्षमता पूरी तरह समाप्त हो गई, तब इनका निर्माण हुआ। तो यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा उसमें, कि इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इनमें जो है आपकी विभाजन की क्षमता नहीं होती। दूसरा अगला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो इनकी जो कोशिका वृद्धि होती है, इनकी कोशिका वृद्धि पतली एवं मोटी होती है। देखिए जगह जगह के हिसाब से ये चेंजेस आते रहते हैं। तो ये आपके स्थायी ऊतक थे, और अब इसके भी हमने प्रकार कर लेते हैं। तो स्थायी ऊतक के भी दो प्रकार हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, यानी कि इसमें भी नंबर एक हेडिंग डाल लेते हैं। तो ये हो गए हमारे सरल ऊतक, और नंबर बी हो जाएंगे हमारे जटिल ऊतक। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अब इसमें से एक को हम डिस्कस करेंगे सरल ऊतक को। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आप डिस्कस करते हैं। चलो इसके बाद हम दूसरी हेडिंग क्या ले रहे थे, अभी हम सरल ऊतक, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सरल ऊतक ये कैसे होते हैं? सरल ऊतक यानी सरल ऊतक जो होते हैं ये समान रूप से यानी सरल कोशिकाओं के बने ऊतकों के से इनका निर्माण होता है, कोशिकाओं से। इसके भी तीन प्रकार हो जाते हैं, सरल ऊतक के भी तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक, इसमें हम नंबर 1 ले लेते हैं। तो पहला है आपका मृद ऊतक। नंबर 2 है आपका स्थूल कोण ऊतक, और नंबर 3 है हमारा दृढ़ ऊतक। कह रहे थे हम यहाँ पर ये तीन और तीन इसके प्रकार हुए। इसमें से हम पहली वाली हेडिंग डालते हैं मृद ऊतक, यानी कि मृद ऊतक जो डेड टिश्यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, ये अत्यंत सरल प्रकार के होते हैं, अत्यंत सरल प्रकार के होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, ये आपके पाए कहाँ जाते हैं, तो इनकी बात की जाए तो ये आपके जो पौधे का एपिडर्मिस नए तने और पत्तियों में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पौधे के में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट इसके बारे में, अगली स्पेशलिटी है कि ये बने किसके होते हैं, तो ये बने किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज।
सेल्यूलोज के बने होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट डिस्कस करें तो देखिए, मृदुतक जो होती है, मृदुतक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? क्लोरोफिल। लेकिन कुछ जो है ऐसे पार्ट्स होते हैं, यानी ये एक्सेप्शन के तौर पे कुछ में पाया जाता है, सभी में नहीं पाया जाता। तो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, कुछ में क्लोरोफिल पाया जाता है, मृदुतक में क्लोरोफिल पाया जाता है। और देखिए, पाया जाता है, और जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो क्या करते होंगे? वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते होंगे। बिल्कुल। चलो, दूसरा पॉइंट हम इसके बारे में अगली स्पेशलिटी देखते हैं इसकी। इसमें क्या होता है कि तैरने के लिए कुछ गुहिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि जो पौधे होते हैं, आपने देखा होगा कुछ पौधे जो जलीय पौधे होते हैं, जो पानी में, समुद्र में तैरते रहते हैं, उनमें तैरने के लिए क्या पाया जाता है? उनमें गुहिकाएं पाई जाती हैं। तैरने के लिए गुहिकाएं पाई जाती हैं। तैरने के लिए गुहिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें एरिनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एरिनकाइमा कहते हैं। तैरने के लिए गुहिकाएं पाई जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं? एरिनकाइमा कहते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा, जैसे कि अभी हमने ये डिस्कस किया कि कुछ में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वहां पर जो ये प्रक्रिया संपन्न होती है उसको क्या कहते हैं? क्लोरिनकाइमा कहते हैं। क्लोरिनकाइमा कहते हैं। तो ये आप, और इसका जो इसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है? एक बड़ी राजधानी उपस्थित होती है। दूसरी चीज यहाँ से बन जाती है। एक पॉइंट अगला और बनता है कि ये भोजन को जो संचयन करते हैं, क्या करते हैं? भोजन का संचयन करते हैं। भोजन का संचयन करते हैं, और संचयन करते हैं। और ये संचयित पदार्थ होते हैं। जैसे कि आप जो संचित पदार्थ होते हैं, संचित पदार्थ जो इसके होते हैं, जैसे आप सभी जानते हो, पेड़ों से जो हमें प्राप्त होता है, गोंद, रेजिन आदि, ये जो पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये जो पदार्थ हमें इसके संचयन से प्राप्त होते हैं। तो ये आपकी कुछ मृदुतक की जो विशेषताएं थी, जो आपको नोट करनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम दूसरी हेडिंग देते हैं, नंबर 2। दूसरी हेडिंग क्या है हमारी? स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक। चलो, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्थूल कोण ऊतक जो हमारा है, यहाँ पर क्या होता है? स्थूल कोण ऊतक जो होते हैं ये, तो पहले हमने डिस्कस की थी मृदुतक। तो मृदुतक के बाद हमारे स्थूल कोण ऊतक होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? पौधे के जो बाहरी भाग होते हैं, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर सेल्यूलोज के जमाव के कारण इनमें स्थूलन आता है। क्या आता है? स्थूलन आ जाता है। तो पौधे के बाहरी भागों में, पौधे के जो है बाहरी भाग होते हैं, बाहरी भागों में जो कोशिका, पौधे के जो बाहरी भागों में, यहाँ पर पौधे के बाहरी भागों में सेल्यूलोज जमा होने के कारण स्थूलन का जो है गुण इनमें आ जाता है। स्थूलन आता है। चलो, एक पॉइंट हुआ आपका। दूसरा पॉइंट हम इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो स्थूल कोण ऊतक, ये क्या होता है? ये जीवित कोशिकाएं होती है। क्या? जीवित कोशिकाएं होती हैं। जीवित कोशिकाएं होती हैं स्थूल। दूसरी बात है इनकी उपस्थिति कहाँ होती है, तो हम इनकी उपस्थिति के बारे में डिस्कस करें। तो इनकी जो उपस्थिति होती है, जो पुष्पग्रंथ, पर्णग्रंथ, पुष्पावली, ये जो पौधे के जो भाग होते हैं, इन जगहों पर ये स्थित होता है। ग्रंथ शब्द अगर आपको समझ आ रहा हो तो जैसे कि जो पत्तियों का जो आगे का, जिसको हम डंठल कहते हैं, उसको ग्रंथ कहा जाता है। तो ऐसी जगहों पर क्या स्थित होता है? वहां पर स्थूल कोण ऊतक स्थित होता है।
इसके अगर कार्य की बात की जाए तो इसका कार्य क्या होता है, देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया हमें कि इसका ये कहाँ पर स्थित होता है, जो पानी जो फूलों का जो व्रंत होता है वहां पर, पत्तों का जो व्रंत होता है वहां पर ये स्थित होता है। इसका मतलब इसका कार्य क्या हो गया, तो इसका कार्य हो गया यांत्रिक सहारा प्रदान करना। यहाँ से हमें स्पष्ट हो रहा है, अगर हम थोड़ा सा अच्छे से देखें, यांत्रिक सहारा प्रदान करना, ये इसका प्रदान करना, सॉरी प्रदान करना कार्य है इसका, यांत्रिक सहारा प्रदान करना ये इसका कार्य हो गया। इसके साथ ही इसके जो स्थूल कोण ऊतक जो ये जिस इनमें क्या होता है, हरित लवक स्थित होता है। क्या होता पाया जाता है इनमें, हरित लवक, हरित लवक उपस्थित होता है इसमें, हरित लवक उपस्थित होता है। और ये सभी ये चीजें आप जानते हो कि हरित लवक पौधे के जिस भाग तक जहां तक स्थित होगा वहां तक क्या होगा, वहां तक प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगली हेडिंग डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हम नंबर 3 हेडिंग है हमारी दृढ़ ऊतक। क्या है यहाँ पर, दृढ़ ऊतक। तो दृढ़ ऊतक जो हमारी हेडिंग है उसको हम डिस्कस करते हैं। दृढ़ से स्पष्ट, आपको यहाँ से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दृढ़ का मतलब ही कठोर होता है। यानी कि ऐसे ऊतक जो पौधे के ऐसे उस भाग में पाए जाते हैं, यानी कि जो पौधे का सबसे टफ यानी कठोर भाग होगा वो हमारे कैसे हो जाएंगे, सबसे कठोर भाग होगा तो वो क्या होंगे, दृढ़ ऊतक कहे जाएंगे। तो इनके बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि जो दृढ़ ऊतक होते हैं ये कैसे होते हैं, मृत। इनमें क्या होती है, चलो पूरा पॉइंट लिखते हैं। अभी हमने इससे पहले वाले में देखा स्थूल कोण ऊतक में क्या थी, जीवित कोशिकाएं। तो इनमें क्या है, इनमें मृत कोशिकाएं पाई जाती। कैसी पाई जाती, मृत कोशिकाएं पाई जाती, मृत कोशिकाएं पाई जाती। अगला पॉइंट हम डिस्कस करें तो इसके बारे में, स्थूल कोण ऊतक जो होता है इनमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके साथ ही इसमें क्या होता है, इसकी जो भित्ति होती है, क्या, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में एक पदार्थ पाया जाता है लिग्निन। क्या पाया जाता है, लिग्निन के जमाव के कारण मोटे हो जाते हैं। ये दृढ़ ऊतक कैसे है, ये मोटे हो जाते हैं। ठीक है, किसके जमाव के कारण हो जाता है, लिग्निन के जमाव के कारण ये मोटे हो जाते हैं। इसके बाद इसके बारे में अगर हम इनकी उपस्थिति के बारे में डिस्कस करें कि ये आखिर ये जो दृढ़ ऊतक होते हैं ये स्थित कहाँ पर होते हैं। तो देखिए दृढ़ चीजें यानी कि तो पौधे के उन भागों को देखिए जो पौधे के सबसे भाग कठोर होते हैं। तो यानी कि किसकी बात कर सकते हैं इसमें, हम क्या डिस्कस करें, पौधे का तना, जो पेड़ होते हैं ना वो वाले, इनके तने, इसके साथ ही फलों एवं बीज, फलों एवं बीजों के बाहरी आवरण, ये सब क्या है, उपस्थिति। यहां पर हम लिख देते हैं उपस्थिति। पौधे के तनों, फलों एवं बीजों के बाहरी आवरण एवं नारियल के रेशे, यानी कि जिस पौधे में जैसे नारियल के रेशे होते हैं इसी तरह के और भी जो भी फल वगैरह होते हैं जिनमें रेशे होते हैं उन सभी में उन सभी में कौन सा ऊतक पाया जाता है, उन सभी जगहों पर आपका दृढ़ ऊतक पाया जाता है। तो दृढ़ इतना हो गया। और इसका जो कार्य होता है ये क्या करता है, पौधे को, जो पेड़ जो होते हैं इनको बाहरी आवरण से इनकी रक्षा, मतलब इनको रक्षा प्रदान करना, ये भी इनका कार्य होगा। देखिए पौधे के जो तने को टफ करता है तो यहाँ से रक्षा प्रदान करता है। इसके साथ ही उसको पेड़ को क्या है, लचीला भी बनाता है। तो ये भी किसका कार्य है, ये भी आपका दृढ़ ऊतक का जो है मुख्य कार्य है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये नोट हो गया, इसे साफ करते हैं। अभी हम क्या देख रहे थे, सरल ऊतक। अब सरल ऊतक के बाद अगली हेडिंग हमारी क्या बनेगी, तो सरल ऊतक के बाद अगली हेडिंग हमारी बनेगी जटिल ऊतक। क्या बनेगा, नंबर 2 जटिल ऊतक। बी नंबर की हेडिंग थी हमारी जटिल ऊतक। तो यहाँ पर देखिए जटिल से आपको स्पष्ट हो गया, यानी कि ऐसे ऊतक जो मिक्स रूप से, यानी कि जो एक से अधिक तरह से जो बने होते हैं वो क्या है, हमारे जटिल ऊतक कहे जाते हैं। जटिल ऊतक की बात करें तो जटिल ऊतक के जो जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जाइलम, नंबर 2 फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही ऊतक। चलो अब इनके बारे में इनको हम एक एक से डिस्कस करते हैं। पहले हम डाल लेते हैं हेडिंग जाइलम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ये दोनों ही कैसे ऊतक हैं। तो ये दोनों आप ये तो देख चुके हो, ये दोनों जटिल ऊतक हैं। इसके साथ ही इनके लिए एक स्पेशल पॉइंट बनता है, ये दोनों संवहनी ऊतक हैं। कैसे हैं? संवहनी ऊतक। क्यों? क्योंकि इनका कार्य ये संवहन, संवहन का मतलब क्या हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये इनका कार्य। इस वजह से इन दोनों को हम संवहनी ऊतक कहते थे। जाइलम जो होता है ये कहां पर पाया जाता है? जाइलम ऊतक। तो जाइलम ऊतक ये कहां पाया जाता है? जड़ों में स्थित होता है। कहां पर? जड़ों में स्थित होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है पानी जो जल को जमीन से क्या करना है? जल और खनिज लवण। इसका कार्य क्या है? जल एवं खनिज लवण। सिर्फ जल नहीं लगाना, दोनों चीज होती, खनिज, जल एवं खनिज लवण का अवशोषण, ये इसका कार्य हो गया। अब इनको ये अवशोषण, इनका अवशोषण करने के बाद क्या करना है? इसका जल एवं खनिज लवण इनका अवशोषण करने के बाद जड़ से लेकर के पत्तियों तक पौधे के सभी भागों में जो ट्रांसफर करना है, ये काम किसका है? ये काम है आपका जाइलम का। किसका काम है? जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कर उनका संवहन यानी पौधे के सभी भागों तक भेजना, के सभी भागों तक पहुंचाना, ये इसका कार्य हो गया। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम अगली हेडिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका नोट हो गया होगा। इसके बाद हम दूसरी हेडिंग देखते हैं। दूसरी हेडिंग क्या है हमारी? फ्लोएम। चलो नंबर 2 हेडिंग है हमारी फ्लोएम। यहां से आपसे फ्लोएम, देखिए इन दोनों को हम कंफ्यूज नहीं होना है, इनको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए हमको याद करने के लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। जाइलम से जल बना लो और फ्लोएम से फूड बना लो। स्पष्ट हो गया बिल्कुल। अब तो यहाँ पे नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है कि जाइलम जल का संवहन करेगा, फ्लोएम फूड का करेगा। चलो इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो फ्लोएम, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो ही गया होगा इसका कार्य क्या है। तो फ्लोएम का जो कार्य है, इसका कार्य पौधों की पत्तियों में बने भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना, ये किसका कार्य है? तो ये आपका पौधे की पत्तियों में जो भोजन बनता है, ये सब आप सभी जानते हैं कि पौधे जो अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो भोजन बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में बनता है। पत्तियों में जो भोजन बना है, इसको पौधे के सभी भागों में यानी कि जड़ों तक जो पहुंचाने का कार्य ये किसका होता है? ये कार्य आपका फ्लोएम का होता है। और जो जाइलम होता है, ये जड़ों द्वारा जो पानी को जो अवशोषण करके यानी उसको पत्तियों तक यानी पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य ये जाइलम का होता है। तो ये आपका यहाँ पर, ये आपके पूरे जो हमने टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया था, ये आपके पूरे टिश्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हो।